हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का गबन उपन्यास का अध्याय 33 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं गबन उपन्यास का अध्याय 33। रामानाथ की चाय की दुकानें खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दिन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए का पैसा आए, दूसरे दिन 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता, फिर दूसरी दुकान पर ना जाता। रामा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलाने के बाद सांप भांजी की बिक्री ज़्यादा ना होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश का सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। इन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकलकर 3-4 रुपए बच जाते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रामा की भोग लालसा को भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपए ना थे वह मजदूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आई। रोज का व्यवहार की मामूली चीज़ें जिन्हें अब तक वह टालता आया था, अब अवादा रूप में आने लगी। देवी दिन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गों के सिर में पीड़ा रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियाँ लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्यों जान देती है। अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखूं तो कह देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा, फिर मुझे तो सजा चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी के बोझ लाते हुए पहले चुपके से देखती। रामा दुकान पर नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी छल्ली को 1-2 पैसे देकर उसके सिर पर रख देती। वह ना होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतारकर शांति से बैठ जाती, उसने जिससे रामा भाप ना सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधेश्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। उस ड्रामे में बड़ी धूम थी। फिर एक पहले से ही लोग अपनी जगह रक्षित कर रहे थे। रामा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट ना मिला तो ताकते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह ना मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस का भय को भी पीछे टाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। 2 को ना सही, रात को तो निकलता ही हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात को ना पकड़ लेती। फिर मेरा वह हुलिया भी तो नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफ़ी है। यूँ मन में समझ जाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा। रामा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रामा सड़क पर आया तो उसका सहसा हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एकाएक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसीलिए वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहनने इधर उधर घुमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल से जा रहा है कोई जासूस ही हो, मेरी ओर ध्यान से देख रहा है। यूँ सिर चलने से भी तो नहीं उसे संदेह हो रहा है। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं। कोई यूँ सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मेट्रो की इस रेल पे में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है। यहाँ तो सामने देखना चाहिए, लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरे ही तरह ताक रहा है शायद कोई खुफिया ही। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रामा ने आराम
की सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्रम्प का भी कहीं पता न था, नहीं उसी पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रामा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामखा साहब के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबल ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटर के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रामा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी तो नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी ही तरह देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिकामत की कि यह पगड़ी बांध लिया, और पगड़ी भी कितनी बेतुकी, एक टीले से ऊपर उठ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वाएगी। बांधी थी कि इसकी सूरत बदल जाएगी, यह उल्टे ही तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रामा को ऐसा जान पड़ा, पैरों में शक्ति नहीं है। शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरी पकड़ जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जलपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा ना होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसने अवसान जाते रहे। आज सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आँखें कुछ ऐसी सशंक हो गई, और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मर्जी हुई, आंखें क्यों चुकती। एक ने अपने साथी से कहा, यूं मैनी चोर ना होए तो तुमनी टाकन ते निखर जाई, कस चोरन की नई बात है। दूसरा बोला, कोई संदेह तो हमहू का हो ही रहा है, फूले का पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रामानाथ को ललकारा, ओ जी, ओ पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा नाम क्या है। रामानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे। मैं क्या चोर हूँ। चोर नहीं, तुम शाह हो। नाम क्यों नहीं बताते। रामा ने एक क्षण आगा पीछा में पड़कर कहा, हीरालाल। घर कहाँ है। घर, हाँ घर ही पूछते हैं। शाहजहाँपुर। कौन मोहल्ला। रामा शाहजहाँपुर ना गया था, ना कोई कल्पित नाम से उसे याद आया तो बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भड़की दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, संतन झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बंगले झाँकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पे। यह कहते हुए उसने रामा का हाथ पकड़ लिया। रामा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ, हम तब चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है। कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वही थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मर्दानियों की तमाशों से ज़्यादा मनोरंजन होती है। सड़कों आदमी जमा हो गए। देवी दिन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। वह जवाब देकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रामा को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, है जमादार, यह क्या करते हो। यह पंडित जी तो हमारे मितान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हैं। तीनों कांस्टेबल देवी जी से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं, यह कब से। देवी जी ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेसी हो गए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल आ गए थे, रहने वालों भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही आए हैं। मुसलमान सिपाही ने मन प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है। देवी जी ने सरपटा कर कहा, नाम इन्होंने बताया ना होगा। सिपाही का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंख मिलाकर कहा, जाना परत है, तुमहू मिले हो, नाव काहे नहीं बतावत हो इनका। देवीदीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रोब ना जमाना पांडे, समझे, यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाहियों ने मानो मध्यस्थ बनाकर कहा, बूढ़े बाबा, तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बता देते।
देवीदी ने कतार नज़रों से रामा की ओर देखकर कहा, हम तो रामानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, यह हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें मिलाकर हथेली के सामने रखकर कहा, बोलो बोलो पंडित जी, यह नाम है तुम्हारा? रामानाथ या हीरालाल, या दोनों एक घर का ही एक ससुराल का? तीसरे सिपाही ने दर्शकों के संबोधित करते हुए कहा, नाम है रामानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हुई गवाह। दर्शकों का कानाफूसी होने लगी। सुबह की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मरवाड़ी सज्जन बोले, उचब्बो सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इस्तिहाली मुजरिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को भी और जोर हो गया। रामा को भी उसके साथ चुपचाप चले जाने ही में अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया मानो उसे अपने बिल्कुल परवाह नहीं है। उस पर लाठी पड़ती है या तलवार, इतना अपमानित वह कभी न हुआ था। जेल का कठोरतम यातना भी इतनी गलानी न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ कम हो गई थी। रामा ने एक बार उन्हें और लज्जित आशा भाव से ताका। देवीदीन का पता न था। रामा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति का क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गई। इसी के साथ हमारा 33 अध्याय भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 34 कवर करेंगे। लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड 34 लेकर।